ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुबई के एयर शो में भारत का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश कर गया है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर तेजस ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान जमीन पर गिर पड़ा और आग के गोले में बदल गया। दुबई में एयर शो 17 नवंबर से शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन था। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। हादसे की वजह क्या रही, इसके पीछे की जानकारी सामने नहीं आई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, बाद में ही पता चलेगा। लेकिन स्वदेशी लड़ाकू विमान के इस तरह हादसे का शिकार हो जाना यकीनन देश के लिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि तेजस भारतीय सेना के बेड़े में MiG-21 की जगह लेने जा रहा था। भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस लड़ाकू विमान को बनाती है। 2 महीने पहले सितंबर में ही रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया। विमानों की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होनी थी, लेकिन उसके ठीक पहले आप जरा सोचिए, जहां पर सभी की निगाहें टिकी हों, तेजस के जरिए हम दुनिया को बड़ा संदेश दे रहे हो, अगर वहां पर इतना बड़ा हादसा होता है, जमीन से टकराते ही तेजस में आग लगी और आग का गोला चारों तरफ धुएं का गुबार किस तरह से उठ खड़ा हुआ। एक बार सुनते हैं, जब वहां पर तेजस आग के गोले में बदला तो फिर क्या स्थिति बनी। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। आपको बताते चले, इसके पहले पिछले साल यानी कि साल 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश कर गया था। दुबई में जुटी हुई थी दुनिया भर की एरोस्पेस कंपनियां। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा था। दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां यहां पर अपने अपने नए नए बड़े बड़े विमानों के साथ मौजूद थी। हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, मुजाहिरा किया जा रहा था। 5 दिन के एयर शो का आज आखिरी दिन था और वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी पर बातचीत करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज राजपूत, हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। जगवंदर पटियाल, रोविंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन अक्षय चोपड़ा जी, आप पूर्व पायलट है वायुसेना के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑक्सटीन, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं UK देवनाथ जी, आप ग्रुप कैप्टन हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? अपने आप में बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय समय अनुसार 3:45 बजे उड़ान भरी थी तेजस ने और उसके कुछ समय के बाद ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई। नीरज। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेहद ही दुखद खबर है और भारत की जो इंटरनेशनल एरिना में भारत अपनी जो रक्षा क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शन करना चाह रहा था। उसके लिए ही जो LCA तेजस है, स्वदेशी फाइटर जेट, वो दुबई एयर शो में हिस्सा ले रहा था, जो कि आज आखिरी दिन था। 16 से 21 तारीख का इसका समय था और 16 तारीख को भी इसने हिस्सा लिया था, उसमें फ्लाइंग करी थी, सक्सेसफुल करी थी। लेकिन आज जैसे कि आपने बताया कि 3:45 पर भारतीय समय अनुसार जब बिल्कुल समापन होने की तरफ था ये दुबई एयर शो, उस वक्त जब फ्लाइंग कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, नीरज में आ रही हूँ, ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, तेजस के क्रैश होने के बाद आप देखिए, जब वहां पर मलबा पड़ा रहा तो फिर आग बुझाने की कोशिशें किस तरह से की गई, क्योंकि क्रैश होने के बाद एक आग का बड़ा गोला बना और उसके बाद चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। उसको काबू में करने के लिए, तुरंत आग पर काबू पाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग को काबू किए जाने की कोशिशें शुरू की गई। भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश होने के बाद की ये तस्वीरें हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। एरियल डिस्प्ले के दौरान तेजस क्रैश हुआ और उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर आग बुझाने की कोशिशें तेज की गई। इतना बड़ा हादसा जिसने यकीनन भारत के सामने कई चुनौतियों के साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी बात भी पूरी करें। अब 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने हैं। एक तरफ जब बड़े आग के गोले में
तब्दील हो गया तेजस। और दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की है, जब आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और आग को कंट्रोल करने की, काबू करने की कोशिशें की गई। नीरज। बिल्कुल, तो देखिए ये इसलिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने अपने इस LCA तेजस को प्रदर्शित किया था, ताकि अपनी आत्मनिर्भर जो बनता जा रहा है भारत, उसको एक तो प्रदर्शित किया जाए। साथ ही भारत की कोशिश ये है कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी, यानी कि हमारे जो विदेशी हथियार हैं उनको अपने मित्र देशों को भी दिया जाए, उनको सप्लाई किया जाए, उनको भी मजबूत किया जाए। इसीलिए LCA तेजस को इस दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। लेकिन उसी वक्त जब आखिरी दिन था, वहां पर ये क्रैश हो गया है। कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें क्योंकि हम बता दें कि 2 दिन से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जब LCA तेजस ने फ्लाइंग करी थी पहले दूसरे दिन, तो उसके बाद उसमें कुछ लीकेज हुई थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, PIB की तरफ से साफ कर दिया गया था कि वो पानी है, कोई ऑयल लीकेज नहीं है। लेकिन अब जब ये क्रैश हो गया है आज, तो एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण था, क्या टेक्निकल कोई खामी रही या कोई और वजह रही जिसके चलते ये भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस क्रैश हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार ये दोनों तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हुए बताते चले, भारतीय सेना में जो तेजस का सफर रहा, आपको बताते चले 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2001 में तेजस की पहली उड़ान थी और मौजूदा वक्त में तेजस को लेकर भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, लेकिन अपने आप में दुबई में ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसने हमारे सामने कई चुनौतियों को जन्म दे दिया है। जगविंदर पटियाल के पास सीधे रुख करते हुए, जगविंदर जल्दी से आप जानकारी दीजिए, क्या खबर मिल रही है? हम देख पा रहे हैं हादसे के बाद जब आग का गोला बना और उसके बाद आग को काबू में करने की किस तरह से कोशिश की गई। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया और एयर शो भी लगभग खत्म हो गया है। ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयर प्रदर्शनीज होती हैं उनमें से एक था, ये उस तरह का एक बड़ा एग्जीबिशन था और इसमें भारत की कोशिश ये थी कि जो मिलिट्री ट्रेड है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए जाहिर सी बात है, एक धक्का लगा, एक बुरी खबर है, लेकिन उससे भी बुरी खबर उस पायलट के लिए है जो इस लड़ाकू फाइटर को उड़ा रहा था। क्योंकि जो भी फाइटर यहाँ भेजे जाते हैं, कैप्टन साहब बता रहे थे अभी कि बहुत ही निपुण होते हैं अपने काम में, और जिस तरह से इसने डाइव किया, अगर आप चित्र देखें कि जिस रफ्तार से वो नीचे आ रहा है, ऐसे लग रहा था कि दर्शकों की तालियों के बीच वो जमीन को छूते हुए फिर ऊपर उठने की चेष्टा में था, या वो वही स्किल के साथ उसको ऊपर जाना था। लेकिन जैसे ही उसने डीप डाइव किया वो ऊपर उठ ही नहीं पाया और सीधा जमीन पर जो है वो आग, पहले धुएं में फिर आग के गुबार में बदल गया ये एयरक्राफ्ट। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि तेजस को आगे किस तरह से मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा, इन खामियों को दूर किया जाएगा, ताकि उन तमाम आलोचकों का मुंह बंद हो सके जो हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे इस ट्रेड के रास्ते में या आड़े आ सकता है। उससे किस तरह से हमें पार पाना है, मिग के एग्जाम्पल को देखते हुए हमें उन खामियों को दूर करना है। ये एक बड़ा चैलेंज है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो कुछ निकल कर आएगा वो भले ही सार्वजनिक ना हो, लेकिन उससे इसके अपग्रेडेशन में, इसकी खामियों को दूर करने में, तकनीक की दिक्कतों को सुधारने में एक बल मिलेगा, एक जो है वो दिशा मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से नीरज का रुख करते हुए, नीरज, जिस तरह की तस्वीरें हैं, पायलट की जान नहीं बच पाई अपने आप में, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर पायलट वहां से कोशिश करते हैं एग्जैक्ट की, तो फिर वहां पर बड़ा हादसा और हो सकता था, उसका लोकेशन चेंज हो सकता था, बड़ी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। इस बारे में क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है नीरज? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने देखा है इस तरह के क्रैशेस जब हुए हैं पहले भी, तो पायलट की कोशिश यही रहती है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो इसको लेकर। और इस तरह की जब प्रदर्शनी हो रही है तो खास तौर से, क्योंकि हम देख रहे थे कि दुबई एयर शो में कितनी बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, कतार से वहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, दुनिया भर के खड़े हुए हैं। भारतीय वायुसेना के भी वहाँ पर गई हुई है, जो सूर्य किरण टीम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो भी उसमें हिस्सा ले रही थी, उसके अलावा भी थी। लेकिन पायलट की ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश की कि इजेक्ट ना किया जाए। अगर इजेक्ट करते तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान जो था इस दुबई एयर शो में हो सकता था, लोगों को हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इजेक्ट नहीं किया। ये दिखाता है कि पायलट जो थे कितने कुशल थे। जैसे कि जगविंदर जी भी कह रहे थे कि कितना कुशल पायलट, ऐसे में प्रदर्शनी में ऐसे ही पायलट्स को भेजा जाता है जिनको पूरी तरह से लंबा समय होता है, फ्लाइंग का होता है, कई हजार घंटों का होता है। उस सब के बावजूद भी अगर ये घटना हो जाती है तो पायलट के लिए, ये परिवार के लिए तो है ही, क्योंकि पायलट ने अपना बलिदान दिया अगर उन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या LCA तेजस में कोई किसी भी तरह की कोई कमी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ये दूसरा क्रैश जो है इस लड़ाकू विमान का हुआ है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी कमी है कि ये दूसरा इतना बड़ा हादसा। अब मैं सीधे स्क्वाड्रन लीडर अक्षत चोपड़ा जी,
आपके पास आते हुए। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन दोपहर के समय अब जिस समय पीक पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था, उस वक्त ये हादसा हुआ है। अभी तक की तस्वीरें देखकर आपको क्या कारण, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही खबर है, और जहां तक सारी चीजें दिख रही हैं, इस समय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं। लेकिन सिमिलर क्रैश पहले भी हुआ था, जैसे जैसलमेर में हुआ, और वहां पर भी जो अभी पॉसिबल रीजंस मुझे लग रहे हैं, कैन बी एनीथिंग टू डू विद इंजन मैल फंक्शन या कोई स्ट्रक्चरल मैल फंक्शन हुआ है, या जब हम ऐसे मनूवर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत छोटा होता है। हम जनरली स्ट्रक्चरल लिमिट पे फ्लाई कर रहे होते हैं, और उस समय अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है एयरक्राफ्ट में, किसी भी मनूवर में, बहुत हाई जी मनूवर्स होते हैं, तो उस समय एयरक्राफ्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर हमें कोई मैकेनिकल फेलियर फेस होता है। और यहाँ पर एक और चीज है कि जितना हम अर्थ के क्लोज होंगे उतना ज्यादा ये मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता जाता है, और सॉरी छोटा होता जाता है। और एयरक्राफ्ट जैसे हम देख रहे हैं, पायलट ने इजेक्ट नहीं किया, पायलट की पूरी कोशिश रही है, जैसे देखने को मिल रहा है कि उस मनूवर से वो बाहर निकले। ऑल्सो इजेक्शन की भी पर्टिकुलर हाइट है, ऐसा नहीं है वो नीचे आकर कभी भी इजेक्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे ही इजेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो रोल लेकर नीचे एयरक्राफ्ट आया है, ऐसा लग रहा है पायलट ने उसे रिकवर करने की कोशिश करी है कि वो टेक ऑफ करे, लेकिन किसी रीजन से वो नहीं हो पाया है। लेकिन जो प्रॉब्लम दिख रही है वो मुझे हवा में ही दिख रही है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। उसके पहले मैं सीधे अब एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ। ओपी तिवारी जी, इसके पहले भी कई घटनाओं को लेकर आपसे विस्तार से चर्चा होती रही है, और ये तस्वीरें देखकर तेजस को लेकर भारत सरकार कैसे आगे बढ़ रही थी, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन से उन्होंने उड़ान भरी थी, और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी। इसके जरिए एक बड़ा संदेश और संकेत पूरी दुनिया को दिया गया था। लेकिन पिछले 1.5 सालों में दो बड़े हादसे का हो जाना, ये क्या बताता है, क्या वजह समझ में आ रही है? इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा, ये अवश्य चिंताजनक विषय है, बिकॉज़ इस तरह की सिचुएशन होला वी नेवर वांट, नोबडी एवर वांटेड दिस थिंग टू हैपन। लेकिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी इंक्वायरी होगी। मैं अपनी को पैनलिस्ट की बातें सुन रहा था, क्या क्या रीजन है, बिकॉज ये सब मैंने इमेजेस देखे हैं। एयरक्राफ्ट क्रैशेस के कई कारण होते हैं, लेकिन जैसा ये बता रहे थे प्रीवियस कमिश्नर कि भाई ये मैन्यूवर में एंटर किए थे और रिकवर करने की कोशिश कर, ये काफी क्रुशियल होता है। किस स्टेज पे किए हैं, हाइट क्या है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कई सारे चीजेस होते हैं, whether it were required to enter the equipment or not। अब जहां तक जहाज का सवाल है, देखिए पहली बात कहूंगा कि एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ये वेरी सीरियस बिजनेस, पैसेंजर इज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पायलट जाने चाहिए, लोग मानते हैं, बिकॉज किसी भी एयरक्राफ्ट में देख लीजिए, कहीं पर भी जहाज लड़ते हैं, फ्लाइंग होती है और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इवन करता है। इट इज नेवर वेरी बहुत अननेचुरल नहीं है कि हमारे जहाज बहुत खराब है, कुछ परेशानी है, इंजन की परेशानी है, ये क्या है, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जहां तक जितनी फ्लाइंग जहाज कर चुके हैं, जिस तरीके से अनसर्विसिबिलिटी हमारी नोटिस की जाती है, तो ये वेरी एफिशिएंट है। अब क्यों हुआ, कुछ चीजें होनी है तो होती हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अब जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में के जहाँ का प्रश्न है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अवश्य उठेंगे, थोड़ा डाउट डेफिनेटली अराइज होगा, लेकिन उनके पायलट से हमारे जहाज खरीदते तो फ्लाइंग करने आएंगे। अभी देखिए, अगर किसी मैन्यूवर में एंटर करने के बाद अगर हुआ है, तो आजकल का जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है उसमें मैन्यूवर की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा स्टैंड ऑफ वेपन से फ्लाइंग करते फाइटर करेंगे, वहां से फायर करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं, लेट्स सी व्हाट इज द मॉडिफिकेशन कैन बी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट वर्जन, लेकिन पहले पता चलेगा तब। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली टेक्निकल फेलियर है, एयरक्राफ्ट फेलियर है या पायलट एरर है, कुछ भी हो सकता है। एन नंबर आपकी संभावनाएं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हम खाली यही उम्मीद करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हो गया। 1.5 ईयर्स बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड नहीं है एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स के लिए, बिकॉज इसमें इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हमने रिसेंटली देखा है कि हमने जो बोइंग और पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कितने एक्सीडेंट हुए, जहाँ पर सेफ्टी इज मस्ट। यहाँ पर तो वी आर ट्राइंग टू शो समथिंग, डिस्प्ले कि हमारा एयरक्राफ्ट इज दैट कैपेबल। एंड कई एयर क्रैशेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एयरक्राफ्ट क्रैशेज में हिस्ट्री रही है, जितने डिस्प्ले हुए हैं कई बार हुआ। एक हमारे पार्लम में भी हुआ था मिराज का क्रैश, इस तरीके फ्रांस एयरफोर्स एयर डिस्प्ले में भी हुआ था। ऑल ओवर चीजें होती रहती है, कभी कभी लोग ओवरडू कर जाते हैं, ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू हैव टू अप्रिशिएट कि पायलट ने इजेक्ट नहीं किया, रिकवर करने की कोशिश करा था, एट द सेम टाइम इजेक्ट नहीं किया। फर्स्ट थिंग इज टॉट टू एनी पायलट टू पॉइंट योर एयरक्राफ्ट टू द सेफ डायरेक्शन जहां डैमेज सबसे कम हो। यू हैव टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट, ही हैज हेल्ड ऑन टू द एयरक्राफ्ट में रहे हैं
ताकि पब्लिक को और किसी को और ज्यादा डैमेज हो न सके। और किस कारण से हुआ है ये टू प्रीमेच्योर मैं नहीं बता पाऊंगा। ऑगस्टिन साहब आपके पैनल में बैठे हुए हैं, ही कैन एलॉबरेट मच मोर, ही इज मोर क्वालिफाइड ऑन दिस। तो लेट्स सी कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि भारत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा पीछे हुए हैं, इसमें कोई चिंता नहीं। हमारा F-35 हैज क्रश्ड दिस फिनोमेनन। इस तरीके जो फ्रांस में डेवलप हो रहा था, रशिया में डेवलप होता है, सब में होता रहता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं नहीं कर रहा हूँ लूजिंग अ लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये सब ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। हमने अगर ज्वाइन किया है एयरफोर्स तो ये होता होगा, अवश्य होगा। इतने हजार घंटे के बाद एक दो एक्सीडेंट्स होंगे, ये होते रहेंगे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्लस वी कीप लर्निंग कैसे करना है, इवन क्या क्या मैन्यूवर्स इन्वॉल्व करने हमें दिखाने हैं, शो करना है कि नहीं करना है, सारी चीजें होती है। आई रिमेंबर मिराज का ऐसे पालन, इट केम टू लो and you lost one aircraft. I remember the pilot, he was senior to me and we were together in Gwalior that time. This सारी number of things are involved. It's too premature to comment on कि इसमें क्या गलती है किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन तमाम बातों पर आपने प्रकाश डाला, क्या हादसों को रोका जा सकता है? क्या इसके पहले जो 2024 में हादसा हुआ था, अगर उसमें हम किसी नतीजे पर पहुंचते तो आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे नहीं हो, इसको लेकर क्या बड़ी तैयारी करनी चाहिए? ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, वो हमारे साथ, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनके पास फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले नीरज, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए तेजस की अपनी ताकत भी है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेजस में बैठकर उसकी सवारी करते हैं तो दुनिया भर में एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जाती है। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल नजदीकी लड़ाई में बहुत कारगर है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर पाने में सक्षम है और भी बहुत सारी खूबियों से लैस है, आगे भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक झटका लगता है और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या पिछले हादसे से हमने सबक नहीं लिया, जिसके बाद 1.5 साल के भीतर ये दूसरा हादसा और इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। नीरज। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके 2 मायने इसके निकल के आते हैं। पहले तो ये कि भारतीय वायुसेना किस तरह से इस LCA तेजस को ले रही है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, हमारा खुद का भारत में बना हुआ है। लंबे अरसे बाद भारत ने अपना एक एयरक्राफ्ट तैयार किया था, लड़ाकू विमान तैयार किया था। वायुसेना को शुरुआत में थोड़ी हिचक थी इसको शामिल करने में, लेकिन 2 स्क्वाड्रन शामिल की गई LCA तेजस की। अब जब नया बनकर तैयार हो गया इसका एडवांस वर्जन LCA Mark 1A, उसमें किस तरह की जो क्षमताएं होंगी, जो इस तरह के जो क्रैशेस हुए हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इंजन दोनों में एक ही है जो कि अमेरिका से लिया गया है। जो GE एविएशन कंपनी है उनका F404 इंजन है, जिसको लेकर हमने देखा पिछले 1.5-2 साल से भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंधों में खटास आई, उसके चलते बहुत देरी से आया वो इंजन आया। 4 इंजन आ गए थे, वो तो एक भारत के ऊपर कि भारत की जो स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है भारतीय वायुसेना की, उसको कैसे कमी पूरी की जाएगी, क्योंकि इनको कमी पूरा करना था। 180 जो LCA तेजस हैं जिनके एडवांस वर्जन Mark 1A Mark 2 इनको शामिल किया जाना है भारतीय वायुसेना में, ताकि जो मिग जो रिटायर हो गए हैं उनकी जगह मिराज, जैगुआर, MiG-29 ये भी जल्दी रिटायर होने वाले इनकी जगह पर। दूसरा, जो भारत अपने आप को पिच कर रहा था एविएशन में, मिलिट्री एविएशन में, कि हम एक बड़े प्लेयर बनकर सामने आ सकते हैं, हम अपना स्वदेशी फाइटर जेट जो है वो अपने मित्र देशों को दे सकते हैं, हम जो है जो मिलिट्री इकोनॉमी है भारत की उसमें अपना योगदान HAL के द्वारा दिया जा सकता है, दूसरे देशों को दिया जाएगा। लेकिन जब इस तरह के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जो कि दुनिया भर में मानी जाती है, दुनिया भर की वायुसेना है, दुनिया भर की एविएशन कंपनीज वहाँ पर मौजूद रहती हैं, उनकी मौजूदगी में अगर LCA तेजस क्रैश हो जाता है तो ये भारत की मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। और यकीनन जो बड़ा संदेश हमने दुनिया भर को तेजस के जरिए दिया था उसको क्या ये बड़ा झटका माना जाएगा? जगविंदर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और उसके बाद मैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी आपके पास आऊंगी। 12 मार्च 2024 में जैसलमेर में जब क्रैश हुआ था तेजस, सिंगल इंजन फाइटर जेट था, राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हो गया था। 3 सेनाओं की एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद वो क्रैश हुआ था, हालांकि पायलट उसमें से सुरक्षित बाहर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर वो मौका भी नहीं मिल पाया। और अब आगे जिस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है उससे किस दिशा में ये माना जाए कि जब जांच होगी तो जानकारी निकलकर सामने आएगी? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो जो जैसलमेर में हादसा हुआ था उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फैक्ट्स का इंडियन एयरफोर्स जाहिर सी बात है कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से मिलान करेंगे। वो देखेंगे कि क्या जिस वजह से जो जैसलमेर का हादसा हुआ था वही कारण इस हादसे के लिए भी है या नहीं, क्योंकि जब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई होगी
जैसलमेर क्रैश के बाद, तो उसमें जो खामियां दूर की होंगी कि क्या वही खामी दोबारा तो नहीं आई थी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि फ्लाइंग मशीन में कोई भी गारंटी नहीं होती है। हवा में जब आप करतब दिखा रहे हैं, आपका जो पायलट है वो बेहतरीन पायलट्स में से एक है। आप जिस जगह उसको फ्लाइंग मशीन को उड़ा रहे हैं वो एक ऐसी प्रदर्शनी है जो दुनिया की बेस्ट प्रदर्शनियों में से एक है। ऐसे में हम ये कह दें कि उससे ये गलती हुई होगी, ये गलती हुई होगी, तो ज़मीन पर खड़े होकर ये बात करना चित्रा बड़ा आसान होता है। लेकिन कोई इस तरह की कमी क्यों छोड़ेगा कि जिसमें उसके लिए सराहना हो रही हो वहीं उसके लिए जो है वो एक सबसे बड़ा शौक बन जाए, उस मुल्क के लिए शौक बन जाए। तो हमें इन स्थितियों को समझते हुए ये जानना चाहिए कि भाई अगर कोई कमी है तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएगी, उसको दूर किया जाएगा कि अगर वो इंजन की होगी तो जो इंजन सप्लायर मुल्क है उसको बताया जाएगा कि आपके यहाँ भी ये इंजन इस्तेमाल हुआ था, वहाँ ये दिक्कत आई थी या नहीं, हमारे यहाँ क्यों ये दिक्कत आ रही है। और तीसरी बात, इसमें कोई किसी भी देश को जो है वो ऐसा झटका नहीं होता। अमेरिका में इतने एयरक्राफ्ट जो है वो डाउन होते हैं तो उसके बाद क्या अमेरिका का ये धंधा खत्म हो गया? बोइंग को देख लीजिए आप, बोइंग के साथ क्या क्या नहीं हुआ, बोइंग फिर भी चले जा रहा है। अगर आप उसको देखें कि अहमदाबाद से लेके मलेशिया तक उसमें इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि बोइंग खतरे में आ गया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हादसे होते हैं क्योंकि आसमान में जब करतब दिखाए जाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% थी, ऐसे क्यों हो गई। उड़ाने वाला भी सक्षम था, उड़ने वाली चीज़ भी सक्षम थी, लेकिन कोई गलती रही जिस वजह से ये हादसा हुआ और उसको दुरुस्त करने की तरफ अगले कदम बढ़ने चाहिए, अब वो ना कि गलती क्या हो हताशा की सकती तरफ। है? स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। वहां पर क्या पायलट को इतना भी मौका नहीं मिला? क्योंकि इसके पहले जैसलमेर में हमने देखा कि पायलट सुरक्षित बच गए थे, लेकिन क्या ऐसा आखिरी मोमेंट पे होता है कि पायलट को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिलता है, वो भी तब जब इतने अनुभवी पायलट इस तरह के विमान को तेजस को चला रहे होते हैं? अभी हम फाइटर फ्लाइंग की बात करते हैं, स्पेशली जहां पर हम मनूवर्स परफॉर्म करते हैं। देखिए, मनूवर्स नॉर्मल फ्लाइंग में इस तरह से परफॉर्म नहीं करे जाते हैं, प्रैक्टिस फ्लाइंग में हम बहुत परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम उसके डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें तो जो भी पायलट्स हम भेज रहे हैं इन एयर शोज के लिए वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, बहुत सीनियर पायलट्स होते हैं। और ये जितने भी मनूवर्स हैं वो इन एयर शोज में आने से पहले काफी सालों तक इन पर्टिकुलर मनूवर्स को परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक सीक्वेंस होती है जिसको उन्होंने रिपीट करना होता है। लेकिन दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस पायलट भी है, ये उसके साथ भी हो सकता है क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब हम जैसलमेर के क्रैश की बात करते हैं जो 12 मार्च 2024 को हुआ था, उसमें हाइट जो थी वो पायलट के पास थी, एयरक्राफ्ट हाइट पे था जहां पर वो पायलट इजेक्ट कर पाया। अगर कोई मनूवर हम बिल्कुल नेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बिल्कुल पास परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया वहां मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा रह जाता है। हाउएवर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स की जनरली जो उसके आउटकम्स हैं वो पब्लिकली रिवील नहीं करे जाते हैं क्योंकि वो एनिमी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह आता है। अगर हम सिविल एयरक्राफ्ट की बात करें उनके आपको सारे जो आउटकम्स हैं, अगर कोई क्रैशेस हुए हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो डीजीसीए की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एयरफोर्स की चीजों को क्लासिफाइड रखा जाता है। लेकिन अगर दोनों क्रैशेस में रीजन सेम निकल कर आ रहा है तो ये फिर एक चिंता का इशू हो सकता है, जिसमें जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंजन को लेकर अगर प्रॉब्लम आता है, अगर दोनों केसेस में इंजन प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमारे लिए चैलेंज होगा क्योंकि वही 404 इंजन F404 इंजन हम आने वाले 180 तेजस मार्क 1 में यूज कर रहे हैं और उसके बाद 414 इंजन को भी हम तेजस मार्क 2 और AMCA में यूज करेंगे। ये बड़ी बात आपने कही है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी साल रक्षा मंत्रालय ने HAL से 97 तेजस विमान के लिए 62,000 करोड़ का समझौता किया है और 2027-28 में उसकी डिलीवरी होनी है। लेकिन उसके पहले 1.5 साल में 2 बड़े हादसे, इसने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं। किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा और आगे हादसे ना हो इसके लिए क्या बड़ी तैयारी विनोद ऑगस्टिन जी अब भारत को करनी होगी? देखिए, 2-4 चीजें मैं साफ कर दूं ताकि दर्शक ये साफ साफ समझ जाएं हम बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, हम यहाँ स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। दूसरी बात, आप जैसे साहब कह रहे थे, F-35 जो जहाज है सो दुनिया का सबसे आधुनिक जहाज है। अब तक के 12 या 13 क्रैशेस हो चुके हैं। अभी भी लोग कतार में हैं कि हमें F-35 दे दीजिए, हमें F-35 दे दीजिए, और अमेरिका देने को तैयार नहीं है। कितने सारे कंट्रीज हैं लाइन में खड़े हैं। देखिए, जब आप लो लेवल एरोबैटिक्स करते क्यों,
आप करते हैं मेजरली 2 रीजन के लिए करते हैं। पहली बात, आप अपने जो लोग हैं और दुनिया के सारे लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि इस जहाज की मनूवरेबिलिटी क्षमता कितनी अच्छी है, ताकि वो और इस तरह से हम इसको मनूवर करते हैं जब आप किसी भी दुश्मन के साथ, दुश्मन बेड़े के साथ जब क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप मनूवर करते हैं और इस तरह से आप दुश्मन के हवाई जहाज को गिराते हैं। तो उससे जिस भी कंट्री का ये हवाई जहाज है उनको एक गर्वान्वित में महसूस करते हैं वो लोग, उनको ये भी पता लगता है कि मेरा जो देश जो है महफूज हाथों में है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात लो लेवल एरोबैटिक्स करने का, कि आप जो यंगस्टर्स हैं उनको आकर्षित करते हैं एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, और जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो भी देखते हैं कि इतने कर्तव्य, इतना केपेबल हवाई जहाज अगर है तो उसे खरीदा जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं तो आपका जो मार्जिन फॉर एरर जो है बहुत ही वेफर थिन रह जाता है। ऐसे मैं किसी और चैनल्स में भी यही बात कर रहा था, जो कर्तव्य जो तेजस दिखा रहा था वो है एक नेगेटिव जी टर्न मनूवर। मतलब आप उसको हवाई जहाज को इस तरह से नाइफ एड्ज में लाते हैं और उसको पुश करके टर्न करते हैं। तो ये जो सिग्नेचर मनूवर है आज के तारीख में सिर्फ तेजस कर सकता है, और कोई हवाई जहाज को मैंने आज तक करते हुए देखा नहीं है। उस नेगेटिव जी मनूवर से आप रिकवरी करते हैं बैरल रोल। सो जब आप बैरल रोल करके रिकवरी करते हैं तो आपके पास मार्जिन बहुत कम रह जाती है, और ऐसे सिचुएशन में हजारों बार मैं रह चुका हूँ। कैसे? जब हम हवा से जमीन की तरफ गोलीबारी करते हैं तो बहुत नजदीकी में आकर के हम गोली चलाते, हम बॉम्बिंग करते हैं या फिर स्ट्रैफिंग करते हैं। तो रेगिस्तान में, मैं बाड़मेर में स्थित रहा 6 साल। रेगिस्तान में सबसे एक पेक्यूलियर चीज ये है, जैसे आप सुबह मनूवर करके सुबह गोली मार के गए हैं, आप जब दोपहर को आते हैं उसी जगह पर बॉम्बिंग करने या स्ट्रैफिंग रन करने, ये जो मश है, आप जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हवाई जहाज का नाक तो ऊपर उठ चुका है लेकिन हवाई जहाज फिर भी जमीन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं मश। ये जो मश है ये हवा की जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करता है। सुबह के वक्त जब ठंडा होता है मौसम, हवा की डेंसिटी अच्छी होती है, आपका मश एकदम कम होता है। दोपहर के टाइम में, जैसे जिस टाइम में ये अभी हुआ है, उस समय हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और आपका मश जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैंने ये खुद फील किया हुआ है कि हवाई जहाज का नाक तो हवा की तरफ, आसमान की तरफ है, हवाई जहाज भी पर्याप्त थ्रस्ट डेवलप कर रहा है, लेकिन हवाई जहाज फिर भी जमीन की तरफ जा रहा होता है। और जब तक वो उठता है वो थोड़ा सा हवा, थोड़ी सी जो है आप हाइट को लूज कर जाते हैं। इसको कहते हैं मश। ये हर हवाई जहाज में होता है मश। ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स के खिलाफ आप जा नहीं सकते हैं। और जब आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। प्रोफेशनल एयरफोर्सेस जानती हैं, आप लो लेवल एरोबैटिक करते हैं तो उसमें हादसा होता है, और उस हादसे से हवाई जहाज के कैपेबिलिटी या उसके टेक्निकल कैपेबिलिटी या उसके रेडार या उसके मिसाइल मारने की क्षमता या दुश्मन के बेड़े के साथ एंगेज करके उसको गिराने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लोग जिनको खरीदना है ये हवाई जहाज वो खरीदेंगे, जिनको एयरफोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेंगे, और जिनको गर्वान्वित आप हम जैसे लोगों को महसूस करना है वो तो करते रहेंगे, क्योंकि आप ये जो काम करते हैं ये बहुत ही वेफर थिन मार्जिन ऑफ एरर में करते हैं। और ये जो मनूवर है इसको करने में सालों का मेहनत, सालों की प्रैक्टिस और सालों का जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसको मद्देनजर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एरोबैटिक्स हजारों घंटे मैंने किया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही एक लो लेवल एरोबैटिक्स स्पेशली बहुत ही कठिन मनूवर है। जैसे स्कॉर्डिनेटर साहब बता रहे थे, चुनिंदा पायलट्स को ही मौका मिलता है लो लेवल एरोबैटिक्स करने की। बिल्कुल यकीनन, और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और यहाँ पर पूरे अनुभव के बाद लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो यकीनन हादसों से हम क्या सबक सीखें ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने पाए, इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला अपना ये स्वदेशी विमान, आप जरा सोचिए, जिसकी तमाम खूबियां हैं, जिसको लेकर समय समय पर एबीपी न्यूज ने आपको कई रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं,
लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हादसों से सबक लेकर हम कैसे आगे बढ़ें उसको लेकर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कब तक की उम्मीद की जाए, कितना वक्त लगता है, और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं पहले इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। क्या समझ में आया? आप पायलट को खुद की जान बचाने तक का मौका नहीं मिला, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। चित्रा जी, बहुत ही दुखद हादसा है। सबसे पहले तो पायलट के परिवारजनों को मैं अपनी संवेदनाएं भेजना चाहता हूं, और दूसरी बात यह है कि जैसा वीडियो में नजर आ रहा है, पायलट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री डाइव में नीचे की तरफ आ रहा था, और उस वक्त जो था वो दर्शक दीर्घा की तरफ अपने को, हम पायलट जो है, फाइटर पायलट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुल आउट, वो डाइव से पुल आउट कर रहा था, यानी नीचे आने की बजाय वो अपने को उस डाइव से निकाल रहा था। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाज का एटीट्यूड, यानी वो जमीन की तरफ किस एंगल में आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करते हुए उसको डाइव से निकलने में कभी 1 किलोमीटर, कभी 800 मीटर, कभी 600 मीटर की हाइट लॉस हो जाती है। इस हालत में क्या होता है कि पायलट जो है अपने विजुअल क्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट उसको उस वक्त दिखाती नहीं है सटीक कि वो जमीन से 600 मीटर ऊपर है, 400 मीटर ऊपर है। अब होता यह है कि ठीक इसी समय जब भी एक पायलट एक डाइव से, यानी जब वो द्रुत गति से जमीन की तरफ आ रहा होता है, निकलने की कोशिश करता है, जो कि एक प्लान्ड मैनूवर होती है, ब्रीफ्ड मैनूवर होती है, ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर होती है, उस वक्त अगर उसका 1 सेकंड या 2 सेकंड का मिस जजमेंट हो जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पायलट जब उड़ाते हैं तो ये नहीं है कि पायलट की गलती हो गई, सिर्फ इतना है कि कभी कभी मिस जजमेंट होता है कि पायलट ने विजुअल क्यूज को देखते देखते जब वो जहाज को इनपुट दे रहा है, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, और बहुत द्रुत गति से ऊपर जाओ, द्रुत गति से नीचे डाइव से बाहर निकलो, तो वो मिस हो जाता, मिस जजमेंट हो जाती है। तो इसमें पायलट की कोई गलती नहीं होती है। तो अभी तक जो है, देखिए, तकनीकली कोई खराबी है, मेरा ख्याल है कि वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं अपने एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैं 34 साल था, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया है, कि एयर शो में जो जहाज ऑफर किया जाता है वो उस दिन सुबह 100% क्या 100% से ज्यादा टेक्निकली दुरुस्त होता है। तो टेक्निकल खामियाजा कुछ खामी होने की चांसेस कमी हैं। क्या ये पायलट एरर था? देखिए, एयर शो में पायलट एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि पायलट को ब्रीफ करके लॉन्च किया जाता है, और वो कोई भी ऐसी गलती जानबूझ के या दूसरी तरह से नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। अब जैसे मैं दर्शकों को समझाने के लिए कहता हूं कि जैसे आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप बहुत द्रुत गति से राइट या लेफ्ट में अगर मुड़ते हैं, तो फिर मोटरसाइकिल स्किड होने का खतरा है। बिल्कुल इस तरह की एक चीज हो जाती है कभी कभी हवाई जहाज में, जहां वो एक डाइव में है, स्टीप डाइव में है। देखिए, इस वक्त उसके जहाज की स्पीड जो है वो 700, 800, 900, 1000 किलोमीटर बढ़ रही है। जब वो टॉप ऑफ द डाइव होता है उसकी स्पीड है 700, जब वो 90 डिग्री में आता है उसकी स्पीड बढ़ के 800, जो उसके बाद जब वो डाइव से रिकवरी पुल आउट एक्शन की करना शुरू करता है उसकी स्पीड होती है 900। जी, ये बड़ी जानकारी आपने दी है सर, और यकीनन अब जांच के बाद ही असल वजह क्या है इतने बड़े हादसे की ये सामने आ पाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। इस जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, जैसे ही जानकारी आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय मिला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है। आपको बताते चले, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन विभागों के बंटवारे में गृह मंत्रालय इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला, जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री विधि विभाग मिला, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है, विजय सिन्हा को, जो डिप्टी सीएम भी हैं, भूमि राजस्व खनन विभाग मिला है, नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला, दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है। उद्योग धंधे
लगाए जाना एक बड़ी चुनौती मौजूदा सरकार के सामने, क्योंकि इसको लेकर चुनाव के दौरान हमने सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हुए देखे थे। दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला, संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग मिला, श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय मिला, संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग मिला है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मेघा प्रसाद और शशांक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, पहले आपके पास आते हुए उसके बाद शशांक मैं लौट रही हूँ। जेडीयू के मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग मिला है, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है, और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं और गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलना सबसे ज्यादा अहम, जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच मेघा देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल चित्रा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर ब्रेक करी थी कि किस तरीके से ये रस्साकसी हो रही है गृह विभाग को लेकर, होम मिनिस्ट्री को लेकर, और किस तरीके से बीजेपी को लगता है कि इस बार इतने सालों के बाद लगभग 2 दशक सरकार में कभी कभी रहे कभी नहीं रहे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में जब भी सरकार का हिस्सा रहे उनके पास कभी भी गृह मंत्रालय नहीं रहा, हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा। ये खबर हम लोगों ने ब्रेक करी थी 9 बजे वाले आपके शो में कि किस तरीके से ये एम्फेसिस है इस बार। अमित शाह जी की चाह है, बीजेपी यहाँ टॉप लीडरशिप दिल्ली में उनकी चाह है कि इस बार कम से कम उनके पास गृह मंत्रालय रहे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार जी ही रह गए, और ये बात भी क्लैरिटी इस बात की थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, उसके बावजूद भी नीतीश जी के ही चेहरे के नीचे लड़े हैं तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जैसा उनका कहना था वैसे ही आगे भी हुआ। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ था, और फाइनली देखिए बीजेपी ने कम से कम ये अपने लिए सिक्योर किया है। और मुझे लगता है सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं, आप देखिए उद्योग भी बीजेपी के पास आया है, पीडब्ल्यूडी भी बीजेपी के पास आया, तो जो मंत्रालय एक तरीके से हम कहते हैं क्रूशियल है, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है, वो बीजेपी के पास अभी आती हुई दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये कहूं मैं चित्रा कि गृह मंत्रालय को लेकर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठे कि पिछले 6 से 8 महीने में आपने देखा किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बिहार में ऊपर गया, किस तरीके की घटनाएं वहां पर हो रही थी, बिल्कुल पटना में सरकार के नाक के नीचे, और बहुत बदनामी हुई, बहुत सवाल उठाए गए, इनफैक्ट सरकार को वहां घेरे में भी लिया गया। अब खुद चिराग पासवान भी ये बात कह रहे थे घटक दल होते हुए बावजूद दिल्ली में। तो ये वजह एक रही कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनके पास गृह मंत्रालय आए, और अब जब आ गई है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बिहार में कोई इस तरीके की अब घटनाएं ना हो, ये उनका देख रेख है। मैंने अभी सम्राट जी से बात करी, और एक ही मंत्रालय, जैसे पिछले बार वित्त मंत्रालय था उनके पास, मुंगेर जिला से सांसद है, तारापुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत साल के बाद लड़कर आए हैं, और अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनको। अब ये एक्सपेक्टेशन रहेगी बीजेपी से, सम्राट चौधरी से, कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कम से कम दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल मेघा, ये अहम जानकारी आप दे रही हैं, और यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी कॉम्प्रोमाइज किया था, जब 74 सीटें होने के बावजूद 43 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, और इस बार 89 सीटें जेडीयू के मुकाबले उनके पास 4 सीटें ज्यादा हैं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। उसके पीछे की वजह है नीतीश कुमार के बड़े कद का कोई भी दूसरा नेता इस समय न बीजेपी में है न दूसरे दलों में बिहार में दिखाई देता है, तो इस वजह से नीतीश तो सीएम बन गए। लेकिन अब शशांक आपके पास आते हुए गृह मंत्रालय को लेकर ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस जंगलराज के मुद्दे पर आप आरजेडी को घेर रहे थे, उसी तरह की तस्वीर मौजूदा सरकार में भी अलग अलग। पटना में दिन दहाड़े अस्पताल के भीतर घुसकर गोलीबारी, एक व्यापारी को मार दिया जाता है दिन दहाड़े, कई ऐसी घटनाएं थी जिसने गृह मंत्री को लेकर यानी कि नीतीश कुमार को लेकर कई सवालों को जन्म दिया था, और अब सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी होगी कि क्राइम जो बढ़ा है उसको कंट्रोल किया जाए। शशांक जी बिल्कुल, देखिए 2005 से जब से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, बीच में जीतन राम मांझी 8 महीने सिर्फ मुख्यमंत्री थे बिहार के, हमेशा नीतीश ने गृह विभाग अपने पास रखा है। और इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था, बार बार विपक्ष घेर रहा था कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है, गृह विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। तो 2020 में भी बीजेपी की नज़र गृह विभाग पर थी, लेकिन तब यह मंत्रालय बीजेपी अपने कोटे में नहीं कर पाई थी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि गृह विभाग जो है वो बीजेपी के पास आ गया है। ऐसा पहली बार बिहार में हुआ है, और वो भी मिला है सम्राट चौधरी को। तो क्या अब बिहार में अपराध पर लगाम लगेगा, ये देखना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी को मिली है, और ये जो पूरा जो जिस तरह से विभागों का बंटवारा होगा आप देखेंगे तो बीजेपी जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है उसकी भूमिका काफ़ी अहम जो है वो नज़र आ रही है। जदयू कोटे के जितने मंत्री रिपीट हुए हैं उनके पास वही सब मंत्रालय है, लेकिन यहाँ बीजेपी मंत्रियों की जो लिस्ट है वो देखें तो देखिए उद्योग विभाग मिला है,
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को ये पहले नीतीश मिश्रा के पास था, लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद विजय सिन्हा जो एक और डिप्टी सीएम है, उनको राजस्व एवं भूमि सुधार मिला है, खान और भूतत्व मिला है। इसके अलावा रामकृपाल को भी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बेहतर तरीके से ये जो है वो बंटवारा हुआ है। अब बिहार को इसका कितना लाभ होता है ये देखना होगा। यकीनन जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्रालय 1 के मुस्लिम चेहरा, जेडीयू के सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिला है। शिक्षा के स्तर पर बहुत काम किए जाने की जरूरत है। एलजेपी को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मिला है। हमको मिला है लघु जल संसाधन विभाग। आरएलएम को जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, शर्ट और पैंट में जिन्होंने जाकर कल शपथ ली थी, उनको पंचायती राज विभाग मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी रही। जैसे और खबर निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। मेघा आपका, शशांक आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।